दोस्तों नमस्कार। देश ने कई सत्ताधीशों को दूसरे शासनकाल के उत्तरार्ध में लोकप्रियता के शिखर से फिसलते देखा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में भी अपवाद साबित हो रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे बताते हैं कि 9.5 साल के प्रधानमंत्रित्व काल के बाद भी और विपक्ष के हर तरह के आरोपों के बावजूद उनका जादू देशवासियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा ने इन तीनों ही राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की है, और वह भी किसी को सीएम फेस पेश किए बिना। अगले लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले आए इन परिणामों का दूरगामी असर होगा। तीनों ही राज्यों में भाजपा न सिर्फ जीती है, बल्कि उसने कांग्रेस से लगभग 2 गुना सीटें हासिल की हैं। अगर इन विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मान लिया जाए तो फाइनल की तस्वीर का अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। वर्ष 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 15 साल के शासन के बाद भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा था, जबकि राजस्थान में 5 साल के बाद ही उसके सत्ता से विदाई हो गई थी। कुछ लोगों को लगा कि मोदी का जादू टूट रहा है, पर चुनाव प्रचार के दौरान लगे मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं जैसे नारों से साफ था कि वह जनादेश राज्य सरकारों के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना का परिणाम था। मोदी ने जनभावना को समझने में भूल नहीं की और चंद महीने बाद हुए लोकसभा के चुनाव में सीधे अपने नाम पर वोट मांगे। दलीय लोकतंत्र में कुछ अजीब सा प्रयोग था कि एमपी बनने के लिए किसी उम्मीदवार को पीएम के नाम पर वोट देने का आह्वान या अपील की जाए, पर मोदी का वह दांव सफल रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोकसभा के 65 सांसद चुने जाते हैं। चंद महीने पहले ही तीनों राज्यों की सत्ता गंवा चुकी भाजपा वहां से 62 सीटें जीतने में सफल रही। कहना नहीं होगा कि सीधे खुद को वोट देने का मोदी का दांव पूरे देश में सफल रहा, और 2014 में 282 सीटें जीतने वाली भाजपा 2019 में अकेले दम 303 सीटों पर पहुंच गई। नीति, सिद्धांत और कार्यक्रमों पर जिस तरह रेवड़ियों की राजनीति भारी पड़ रही है, उसमें भाजपा भी अब अपवाद नहीं रही। बहुत कुछ मुफ्त या सस्ता देने की गारंटियां सभी दलों ने बांटी, पर तीनों राज्यों में मतदाताओं ने विश्वास मोदी की गारंटी पर ही किया। हां, तेलंगाना अवश्य अपवाद रहा, पर वहां भाजपा मुकाबले में कम से कम जमीन पर तो नहीं थी। सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला 2 बार के सीएम केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के बीच था। केसीआर की कल्याणकारी योजनाओं का भी शोर बहुत था, पर शायद परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर तेलंगाना के मतदाताओं ने कांग्रेस को मौका देना बेहतर समझा। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत के एक और राज्य में सत्ता कांग्रेस के लिए उत्तर में हार के जोरदार झटके के बीच सांत्वना की तरह है, पर नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय सत्ता की असली जंग उत्तर और पश्चिम भारत में लड़ी जाएगी, जहां भाजपा बहुत ताकतवर है और कांग्रेस बेहद कमजोर। ऐसे में कांग्रेस की चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। उसे अपनी दशा और दिशा पर खुले दिलो दिमाग से चिंतन मनन करना होगा। संभव है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विपक्षी गठबंधन इंडिया के ही घटक दलों आप, सपा और जदयू द्वारा बड़ी संख्या में खड़े किए गए उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस की जीत की संभावनाओं को ग्रहण लगाया हो। जिस गठबंधन को कांग्रेस की ताकत बनना चाहिए था, वही कमजोरी का कारण बनता नजर आया। पर सीटों का बड़ा फासला बताता है कि उसके बिना भी परिणाम उलट तो नहीं जाते। फिर भी घटक दलों के बीच इस चुनावी टकराव से इंडिया गठबंधन में सौहार्द घटा है और अविश्वास बढ़ा है। इसे घटक दल कैसे ठीक करेंगे, देखना होगा। पर कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपना घर दुरुस्त करने की है, अपने संगठन को गति देने की है। उम्रदराज नेताओं के सहारे भविष्य की राजनीति की रणनीति नहीं बना सकती कांग्रेस, पर साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपनाने में माहिर क्षत्रपों को मार्गदर्शक बनाकर युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत साहस चाहिए। क्या कांग्रेस आला कमान वह साहस दिखा पाएगा?
इस सवाल के जवाब पर भी कांग्रेस की भावी राजनीति और रणनीति किसी हद तक निर्भर करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।